फिजिक्स इन गोला में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश और आज हम उसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये हमारा लेसन 1 चल रहा है, कक्षा 12 का पहला लेसन चल रहा है, लेसन 1। कल मैंने आपको पहली हेडिंग ही पढ़ाई थी वैद्युत आवेश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं, समय बचाने के लिए आज मैंने पहले से थोड़ा सा लिख दिया है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वैद्युत आवेश के मूल गुणों में जो पहला गुण है वो आप सब लोग जानते हैं पहले से। पहला गुण यह है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। इसके अलावा कोई भी आवेश नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता कि गुणा का आवेश हो या भाग का आवेश हो। दो ही प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक, और इनमें एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने का गुण होता है। कैसे होता है ये समझिए। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है। प्रोटॉन पर आवेश होता है इतना ही, लेकिन प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में संयोग कर लें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर आपस में संयोग कर लें तो एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है और दोनों समान आवेश है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कुल आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका अर्थ ये है जब ऋण आवेश और धनावेश अगर उनके परिमाण समान हैं और वो आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। पहला गुण तो ये हो गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश, और एक दूसरे को प्रभाव को निरस्त करने का गुण रखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, वैद्युत आवेश का दूसरा मूल गुण क्या है। वैद्युत आवेश का दूसरा मूल गुण ये है आवेशों की योज्यता को लेकर। योज्यता का मतलब होता है एडिशन, जोड़, योग। ठीक है। तो आवेशों की योज्यता का मतलब यह है कि अगर कोई भी निकाय है, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है, निकाय किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें कम से कम 2 कण हैं उसको हम कहते हैं निकाय। दुनिया में जितनी चीजें तुम्हें दिखाई पड़ रही हैं वो सबकी सब निकाय है। ये बोर्ड भी निकाय है, हम भी निकाय है, आप भी निकाय है, ये मार्कर भी निकाय है। कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसमें कम से कम 2 कण है उसको हम कहते हैं निकाय। ठीक। अब कोई एक ऐसा निकाय है जिसमें बहुत से आवेश हैं, बहुत से आवेश हैं, और उस निकाय का आप कुल आवेश निकालना चाहते हो, उस निकाय का आप कुल आवेश निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जितने भी उसमें आवेश होंगे उनको सबको जोड़ दोगे, बिल्कुल बीजगणितीय रूप में। बीजगणितीय रूप का मतलब क्या है, जैसे देखो ये कोई निकाय है, इसमें एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है -Q3, चौथा आवेश है Q4, पांचवा आवेश है -Q5। ठीक। तो इस निकाय का कुल आवेश क्या होगा, निकाय का कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q2, Q3 माइनस का है तो -Q3, Q4 प्लस का है तो प्लस Q4, Q5 माइनस का है तो -Q5। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित योग आपका। तो ये आवेश जो होते हैं, ये आवेशों की योज्यता है, मतलब आवेश को एडिटिव जोड़ा जा सकता है, जैसे है वैसे ही जोड़ा जा सकता है। तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण क्या है कि वैद्युत आवेश संरक्षित है। संरक्षित का मतलब है वैद्युत आवेश को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश संरक्षण का नियम यही है कि वैद्युत आवेश को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो कर क्या सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई परमाणु है, ठीक है, कोई भी परमाणु, कल बात किए थे परमाणु की। परमाणु क्या होता है, वैद्युत उदासीन होता है। वैद्युत उदासीन का मतलब यह है जितना उसमें प्लस आवेश होता है उतना ही उसमें माइनस आवेश होता है। ठीक।
अब परमाणु से आयन कैसे बनता है? इसमें से जब कोई आवेश स्थानांतरित हो जाता है या कहीं और से स्थानांतरित होकर इसको प्राप्त हो जाता है तो ये परमाणु से आयन बन जाता है। तो कहने का अर्थ है आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको स्थानांतरित किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। ठीक है, यानी वैद्युत आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है, ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट यह है कि आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वांटीकरण का मतलब यह है कि आवेश को अनियमित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को अनियमित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। देखो, आवेश के लिए सबसे छोटा पार्टिकल यहाँ पर लिया गया है एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होते हैं, E के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर बस माइनस का होता है और प्रोटॉन पर प्लस का होता है। तो कोई भी वस्तु है उस पर अनियमित रूप से आवेश नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा किसी भी वस्तु पर कुछ भी आवेश हो, ऐसा आवेश नहीं होगा। ठीक है, किसी भी वस्तु पर या तो E आवेश होगा या 2E आवेश होगा या 3E आवेश होगा या 4E आवेश होगा या 5E आवेश होगा। इसी तरीके से होगा, इसी रूप में होगा। या तो किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा या उस वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा या उस वस्तु पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है या 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है या 2.25 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। आवेश को अनियमित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यही है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश को केवल E या फिर 2E या फिर 3E या फिर 4E या 5E इसी के फॉर्म में विभाजित किया जा सकता है। इसके लिए बहुत जनरल सूत्र आपने पहले भी पढ़ रखा है, Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, जहां N का मान क्या संभव है? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। 1 रखोगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 ही आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण यही है कि वैद्युत आवेश को अनियमित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी भी वस्तु पर केवल यही आवेश हो सकता है, या तो E के रूप में होगा या 2E के रूप में होगा या 3E के रूप में होगा या 4E के रूप में होगा। ठीक है, तो ये आपके आवेश के 4 गुण हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम क्या है? अगर 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, स्थिर का मतलब रुके हुए, बिंदु आवेश का मतलब बहुत ही छोटे आवेश, ठीक है, बहुत ही कम आवेश। ये हमने यहां पर 2 स्थिर बिंदु आवेश ले लिए। एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ये आपकी स्मॉल r है। ठीक है, आपको कल बताया गया है कि एक जैसे आवेश अगर प्लस प्लस के आवेश है या फिर माइनस माइनस के आवेश है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। ठीक, और जो विपरीत आवेश होते हैं, अगर एक प्लस का आवेश है और दूसरा माइनस का आवेश है, तो उनके मध्य आकर्षण का बल लगता है। कहने का अर्थ है चाहे जैसे आवेश हो, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के आवेश हो, उनके मध्य बल जरूर लगेगा, वैद्युत बल जरूर लगेगा। तो ये जो वैद्युत बल लगता है ये कूलाम के नियम की सहायता से निकाला जाता है। कूलाम का नियम क्या कहता है? अगर 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होगा, बल को ऐसे लिखते हैं, इन आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल होगा वो इन दोनों आवेशों के परिमाणु, परिमाणु का मतलब यहाँ चिन्ह नहीं लेना है, केवल मात्रा मात्रा ले लेनी है। पहले आवेश का परिमाण क्या है? Q1, दूसरे आवेश का परिमाण क्या है? Q2। वैसे तो आवेश आपका जो है अदिश राशि है, दिशा तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ चिन्ह नहीं लेंगे।
तो कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लगा दिया, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी क्या है, r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिर से सुनिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखो ये व्युत्क्रमानुपाती है, अपॉन में है। ठीक, अब इन दोनों बातों को आपस में मिला देंगे, इसको इक्वेशन 1 भी कह सकते हो, इसको इक्वेशन 2 भी कह सकते हो, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से मिला दो तो मिलकर क्या आएगा, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अनुक्रमानुपाती हटा के आप बराबर का चिन्ह निशान लगाना चाहते हैं, तो यहां पर आपको एक नियतांक लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहां पर जो कांस्टेंट लिया जा रहा है वो हम नहीं ले रहे, कूलाम ही लेकर आए थे, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वन अपॉन 4πε0 के, इसमें ये वैल्यू फिक्स है, 1/4πε0 की फिक्स वैल्यू है, 9 × 10⁹ ठीक, ये वैल्यू फिक्स है, नियतांक है तो इसकी वैल्यू फिक्स है। के क्या है, के है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। ठीक है, के है माध्यम का परावैद्युतांक। वायु के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जल के लिए क्या होती है, के की वैल्यू 81 होती है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं, चूंकि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ है। ठीक, यहां से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाएंगे, उसको इसके अपॉन में इधर नीचे ले आएंगे, तो 4π और ये नीचे आ जाएगा 9 × 10⁹ और ये एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हल कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। पाई का मान सब लोग जानते ही कितना होता है, 22/7, 9 × 10⁹। इसको जब हल करोगे तो आपका आ जाएगा 8.85 × 10⁻12। इसका मात्रक आप लोग भी लिखकर बताना क्या होगा। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम, इसका भी कूलाम के नियम के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप का मतलब वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो इसके लिए हमने क्या किया है, दो आवेश लिए हैं Q1 और Q2, और ये हमारा एक पॉइंट है, मूल बिंदु जिसको हम कह सकते हैं। जो पहला आवेश Q1 है, इसके लिए जो स्थिर सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, वो R1 है, और जो दूसरा आवेश है उसके लिए पोजीशन वेक्टर R2 है। ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। पहले आवेश से दूसरी आवेश की ओर जाते हुए जो हमारा स्थिर सदिश बनेगा वो बनेगा R21, दोनों को माइनस करके निकाला जाएगा, R2 -
R1। पहले आवेश पर दूसरा आवेश जो बल लगाएगा वो होगा F12, और ये वाला आवेश उस पर जो बल लगाएगा वो होगा F21। यहां पर हम लिखने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो सदिश रूप बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा जैसा तुम्हारा आदेश रूप लिखा जाता था, थोड़ा सा चेंज होगा बस। आदेश रूप क्या था हमारा, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये वाला बल अगर हम लिखते हैं F21, तो यही वाली यहाँ पर डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या है, ये वाला हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ये हमारा बन जाता है कूलाम के नियम का सदिश रूप।